अस्सलाम वालेकुम। मंडे सोमवार की रात 11 बजे इस्लामाबाद में एक बहुत ही ट्रैजिक श्रीनगर रोड पे हाईवे पे एक बहुत ही ट्रैजिक हादसा हुआ ट्रैफिक का, जिसमें 4 नौजवानों की जिनकी उम्रें 22 और 23 बरस के दरमियान थीं, उनकी फौरी तौर पे जाए वाक़या के ऊपर उनकी हलाकत हुई। ये चारों नौजवान इस्लामाबाद में एंटी नारकोटिक फोर्स ANF के लिए इंटरव्यूज़ या उसकी रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम देने के लिए इस्लामाबाद मानसेरा से आए थे। 5वां नौजवान जो था वो शदीद ज़ख्मी हुआ। ये वाक़या जो है इसने बहुत शोहरत हासिल की, इस पर बहुत डिस्कशन हुई, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ क्योंकि इसमें एक साबिक एक्स MNA कशमाला तारिक साहिबा का ख़ानदान जो है वो इसमें इन्वॉल्व था। इन गाड़ियों में ख़ुद कशमाला तारिक साहिबा भी थी, उनके साहिबजादे अजलान भी थे, उनके हस्बैंड वक्कास ग़ालिबन उनका नाम है, वो भी थे। और कशमाला तारिक न सिर्फ पहले MNA रह चुकी हैं, मशहूर MNA हैं, उनकी सियासी अहमियत रही है पाकिस्तान में, और अब वो ओम्बड्समैन, फेडरल ओम्बड्समैन है वुमेन अगेंस्ट वुमेन हरासमेंट के लिए। और उसके वाक़े के फ़ौरन बाद जो विक्टिम थे और जो आई विटनेस थे, उन्होंने इस किस्म के बयानात दिए और इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाया कि कशमाला तारिक के साहिबजादे जो हैं अजलान, वो एक लैंड क्रूज़र को, जिस लैंड क्रूज़र ने इम्पैक्ट किया, जिसके नतीजे में हादसा हुआ और हलाकतें हुई, वो अजलान चला रहे थे। अब हमें ये बात मालूम है कि ये बात सही नहीं है। ना सिर्फ ये कि इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ अफसरान ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बहुत तहकीक और तफ्तीश करने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने सारी फुटेज देखने के बाद जो भी उनके पास कैमरास की फुटेज थी, उनको इसमें खासी दिक्कत रही क्योंकि जो इस्लामाबाद सेफ सिटी के कैमरे हैं वो फेस रिकग्निशन नहीं कर सकते, नंबर प्लेट भी ठीक नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए खासी दिक्कत थी। लेकिन बहरहाल डिटर्मिनेशन पुलिस ने यही की कि गाड़ी अजलान नहीं चला रहे थे और हुकूमत के और इदारों ने भी इसमें खासी मेहनत की। कोई हुकूमत को हमदर्दी नहीं थी यहाँ पे कशमाला तारिक के साथ, लेकिन हुकूमत ने खासा इस पर लोग देखा और मोटरवे की जो पुलिस है वहाँ की भी इमेजेस लिए गए और ये बात जो है जो हमारे सामने अब तक आई है, मैं खासे वसूख से ये कह सकता हूँ कि अजलान ये गाड़ी नहीं चला रहे थे। कशमाला तारिक के साहिबजादे अजलान ये गाड़ी नहीं चला रहे थे, ये गाड़ी उनका ड्राइवर ही चला रहा था। तमाम इसके बावजूद जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, इसके बावजूद इस हादसे की जो ट्रेजिडी है, इसकी ट्रेजिडी की कोई अहमियत जो है, इसकी जो एक वहशत है, इसकी जो दहशत है, उसमें कमी नहीं होती। बिकॉज इसमें 4 नौजवान जो अपने ख़ानदानों के कफ़ील बनने वाले थे, जिनकी उम्रें 22-23 बरस थी, आपको क्या मालूम है कि इसमें से किस शख्स ने क्या बनना था ज़िंदगी में। उनकी ज़िंदगियों का ख़ात्मा हो गया, उनकी ख़ानदानों की जो ख़ानदान है वो यहाँ पे तबाह हो गए हैं और ये उनकी कफ़ालत भी उन्होंने करनी थी जैसे मैंने कहा। और उसके बाद फिर ये भी है कि ये बिल्कुल बेकसूर थे। जो इसकी वीडियो फुटेज है कैमरास की और जो आई विटनेस अकाउंट है, इससे बात बड़ी वाज़ेह है कि जो लैंड क्रूज़र्स हैं, ये ना सिर्फ इन्होंने रेड लाइट क्रॉस की, लेकिन ये रेड लाइट भी कोई बिल्कुल महज हादसाती तौर पे क्रॉस नहीं की, बल्कि एक ऐसी हाईवे, श्रीनगर हाईवे, जिसमें स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर थी, जो कैमरा के ज़रिए पता चलता है कि ये कम अज़ कम भी 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की स्पीड पे ये गाड़ियाँ सफ़र कर रही थीं। और इन्होंने जो एक्सट्रीम राइट लेन है, वहाँ से अगर ये लेफ़्ट लेन से भी तोड़ते इशारे को तो शायद ये नुकसान ना होता, लेकिन एक्सट्रीम राइट लेन से इन्होंने इशारे को उस वक्त तोड़ा जबकि उससे अगली लेन से ये सुजुकी मेहरान गाड़ी, जिसमें ये 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 की हलाकत हुई, वो राइट टर्न काट रहे थे और इस लैंड क्रूज़र ने सीधा उनको जाके इम्पैक्ट किया। और इस इम्पैक्ट के नतीजे में, क्योंकि लैंड क्रूज़र बहुत भारी भरकम गाड़ी है, जब वो 100 किलोमीटर की स्पीड में आती थी, सुजुकी पाश हो गई, बिल्कुल उसका कचूमर निकल गया, जिसके नतीजे में ये हलाकतें हुई। तो ये भी इसकी एक अहमियत है। और यहाँ पे जिस तरीके से ये गाड़ियाँ चलाई जा रही थी, इसमें जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में इम्प्यूनिटी कहते हैं कि गाड़ियों में बैठे हुए लोग और गाड़ियाँ चलाने वाले जो लोग हैं, उनमें बाकी सब का, माशरे का, लोगों का, किसी का कोई दर्द और कोई एहसास नहीं था। इसी को आप अंग्रेज़ी में चेक कीजिए कि डिक्शनरी में गूगल करें, जो वर्ड इम्प्यूनिटी है, टू एक्ट विद इम्प्यूनिटी, वो चीज़ यहाँ पर बड़ी वाज़ेह है। अब लेकिन बहरहाल हादसे हैं, हादसे होते हैं, हादसों में लोगों की गलतियाँ भी होती हैं। इस केस में ये गलती जो है ड्राइविंग करने की जो है वो ड्राइवर की है। अब ये जो हादसा है, इसका एक लार्जर इम्पैक्ट है, इसकी एक लार्जर अहमियत है। हर ट्रेजिडी के अंदर कुछ लर्निंग लेसन्स होते हैं और जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ उसका ताल्लुक ये है कि इस ट्रेजिडी से इस्लामाबाद की पुलिसिंग और पुलिसिंग इन जनरल जो है उसके लिए इसकी क्या अहमियत है और कैसे हम इस किस्म के हादसात का सद्भाव कर सकते हैं, उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं और हादसे के बाद जो विक्टिम है उसको बेहतर कॉम्पनसेशन दिला सकते हैं। और उसमें पुलिस का, इन दिस केस स्पेसिफिकली इस्लामाबाद पुलिस का,
کیا ایک رول ہو سکتا ہے. میرا آرگومنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ سب کے اس ویڈیو لاگ کی وساطت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسلام آباد پولیس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان بھر کی پولیسنگ جو اتھارٹیز ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پولیٹیکل اتھارٹیز حکومت جو ہے عمران خان صاحب کی اس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، معاشرے کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پولیس کی اہمیت سے. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد کو اگر ایک ماڈل پولیسنگ میں کنورٹ کیا جائے، اس حوالے سے ایک پرائیویٹ ممبر بل جو ہے غالباً نفیسہ خٹک صاحبہ کا، وہ آلریڈی نیشنل اسمبلی کے سامنے ہے، اور حکومت اس سے بہتر اسلام آباد ماڈل پولیسنگ ایکٹ یا بل جو ہے وہ لانا چاہتی ہے. لیکن میں آرگومنٹ یہ بلڈ اپ کر رہا ہوں کہ اسلام آباد کی پولیسنگ کو اگر ہم ٹریٹ کریں کہ اسے ہم ایک ماڈل پولیسنگ میں کنورٹ کریں، اسے ایک ایگزامپل، ایک ٹیمپلیٹ کے طور پر ہم ڈیولپ کریں، ایکسپیریمنٹل بیسس پہ اس پہ انویسٹمنٹ کریں، ریسرچ کریں، اس کو کامیاب ثابت کر کے دکھائیں گے، تو پاکستان بھر کی جو پولیس فورسز ہیں ان کے لیے ہم ایک ٹیمپلیٹ، ایک ماڈل اور ایک شکل جو ہے، ایک ڈھانچہ جو ہے ہم یہاں پہ وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی پہلی وجہ ہے کہ اسلام آباد باقی شہروں کے مقابلے میں نسبتاً ایک چھوٹا شہر ہے، بہت اہم شہر ہے، دارالخلافہ ہے پاکستان کا، لیکن اس پورے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی جو بہت پھیلا ہوا ہے اس کی ٹوٹل آبادی 12-13 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. اور جو سینٹرل اسلام آباد ہے، جس کو عرف عام میں لوگ اسلام آباد سمجھتے ہیں، جہاں ایف سیکٹرز ہیں، ای سیکٹرز ہیں، جی سیکٹرز ہیں، اس کی ٹوٹل آبادی شاید 5 لاکھ سے بھی کم ہے. بڑے بڑے گھر ہیں، آبادی میں 90% سے زیادہ آبادی اسکول اور کالج ایجوکیٹڈ ہے، پڑھی لکھی آبادی ہے. یہاں سڑکیں اور ہائی ویز بڑی بڑی ہیں، کشادہ ہیں، بولے وارڈ ہیں. یہ ایک پلانڈ ماڈرن سٹی ہے جس کا آرکیٹیکچر اور اس کی جو لینڈ پلاننگ اور لینڈ اسکیپنگ ہے، اس کی جو اربن پلاننگ ہے، وہ نسبتاً بہت بہتر ہوئی ہے پاکستان کے کسی بھی شہر کے مقابلے میں. یہاں کی جو پولیس ہے وہ پاکستان کی کسی بھی پولیس سے زیادہ بہتر ٹرینڈ ہے، زیادہ اس کا بیہیویئر بھی بہت بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، یہاں ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے، یہاں ٹاپ بیوروکریسی کی بھی نظر رہتی ہے، اور پھر یہاں پر جو ٹاپ سول سروسز کے سارے ادارے یہاں پر موجود ہیں. اور جو پاکستان بھر کا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی کچھ اس طرح سے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 2002 کے بعد کہ اس کا بھی جو بلک ہے، اس کے جو مین ٹاکنگ ہیڈز ہیں، ان کی بھی پریزنس جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہے. اور تو یہاں سے ایک ٹیمپلیٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اب اس کے فائدے دیکھیے کیا کیا ہیں. دیکھیے اسلام آباد پاکستان کا ایک ونڈو ہے، ایک فیس ہے. باقی ساری دنیا کا جو انٹروڈکشن پاکستان کے حوالے سے ہوتا ہے وہ اسلام آباد کی امیج سے ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 100 کے قریب ممالک ایسے ہیں جن کے سفارت خانے یا کسی نہ کسی فارم میں ان کی ڈپلومیٹک پریزنس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے. اس کے علاوہ جتنے انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز و مالیاتی ادارے ہیں، جیسے ورلڈ بینک ہے، UNDP ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، USAID ہے، ڈیفڈ ہے، اور پھر اقوام متحدہ کے UN کی جتنی ایجنسیز و ذیلی ادارے ہیں وہ سب بھی اسلام آباد میں پریزنٹ ہیں. اسی طرح جتنے انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آپ روز دیکھتے ہیں، ملٹری ٹو ملٹری ڈیلیگیشن ہو، یا اسے کہتے ہیں سفارتوں کے ڈیلیگیشن ہو، یا وزیروں کے ڈیلیگیشن ہو، یا کمرشل ڈیلیگیشن ہو، وہ بھی اسلام آباد میں ہی لینڈ کرتے ہیں اور یہی اسلام آباد سے ہی الٹے قدم واپس لوٹ جاتے ہیں. اسی طرح انٹرنیشنل میڈیا کی جو پریزنس ہے پاکستان میں، اس کا بھی جو بلک ہے اور زیادہ تر وقت اس کا بھی اسلام آباد میں گزرتا ہے. اسلام آباد میں کیا بیہیویئر نظر آئے گا، اسلام آباد میں کیا ماڈل امپلیمنٹ ہوتا ہے، اسلام آباد اپنے آپ کو کیسے دنیا کے سامنے ایک بہتر ریگولیٹڈ شہر کے طور پر پریزنٹ کرتا ہے، اس سے دنیا بھر میں پاکستان کے ایک امیج کی انٹروڈکشن ہوتی ہے. یہ اس کی اہمیت ہے. اب اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ کیا چیز ہے، یہ تو میں نے اس کی بینیفٹس کی بات کی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ نفیسہ خٹک صاحبہ ان کا ایک پرائیویٹ بل جو ہے اسلام آباد ماڈل پولیسنگ کے حوالے سے، وہ نیشنل اسمبلی کے پاس ہے بہت دیر سے. 61 پیج کا یہ ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے. اور حکومت سے میری جب بات ہوئی ذرائع سے، تو حکومت کا خیال ہے کہ یہ بل اس سے بہتر اور زیادہ کمپریہنسو بل جو ہے اسلام آباد ماڈل پولیسنگ کے حوالے سے، گورنمنٹ خود اس کو لانا چاہتی ہے ٹریجری کی طرف سے. ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح. لیکن میرا یہ خیال ہے، میرا یہ استدلال ہے ایز این ایکس سول سرونٹ، کہ بل کو آتے آتے ماڈل پولیسنگ کے اس پہ بحث ہوتے ہوتے، ان تمام ڈسکشنز پہ کنسنسس ہوتے ہوتے غالباً بہت دیر یا بہت مہینے لگ جائیں گے، اگر آج بھی اس پہ ایکٹیولی کام شروع بھی ہو گیا. جو فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ لو ہینگنگ فروٹ ہے پولیسنگ کے حوالے سے، وہ ٹریفک پولیس کی مینجمنٹ کا ہے، جہاں بہت سے سسٹمز جو ہیں انہیں حکومت اور ٹریفک پولیس اور اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن خود سے ڈیولپ کر سکتی ہے. یہ کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ غالباً چند کروڑ کی انویسٹمنٹ سے اسلام آباد کی ٹریفک پولیس کی مینجمنٹ کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے. اس وقت اسلام آباد میں جو سیف سٹی کے کیمراز لگے ہوئے ہیں ان کے حالات یہ ہیں، اس میں کرپشن کی گئی. پیپلز پارٹی کے زمانے میں پہلے یہ سیف سٹی کے کیمراز خریدے گئے، پھر PMLN کے زمانے میں اور زیادہ پیسوں سے اسی کمپنی سے لے لیے گئے، اور یہ کیمرے جو ہیں یہ نہ تو کسی گاڑی کا
नंबर प्लेट रिकग्नाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कैप्चर नहीं कर सकते, और ना ही उसमें बैठे हुए लोगों की फेशियल रिकग्निशन कर सकते। आपको हमें इस्लामाबाद में फौरी तौर पर इससे बेहतर सेफ सिटी के कैमराज लाने की ज़रूरत है, ताकि ये पहला एक स्टेप जो है रेकमेंड कर रहा हूँ मैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं लिखूंगा भी, मेरी जो पब्लिकेशन है ग्लोबल विलेज स्पेस, उस पर लिखूंगा, फीचर्स डेवलप करूंगा, लोगों से भी लिखवाऊंगा, उसे अपने ट्विटर और फेसबुक के ऊपर शेयर भी करूंगा, और आप सब लोग जो है मुझे वहाँ पे फॉलो भी करते हैं, वहाँ से आपको ये मैं लाऊंगा आपके सामने सब्सटेंटिव कमेंट और आर्गुमेंट लेकर आऊँगा। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, जो मैं इस ट्रेजिडी के हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, 4 यहाँ नौजवानों की डेथ हुई है, और गालिबन जब अजलान पे इल्ज़ाम लगाने की जो वजह मुझे समझ आती है, या हमें पुलिस को समझ आती, वो यही है कि विक्टिम चाहते हैं कि उनकी सुनवाई हो, उनको प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिले, क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉपर कॉम्पनसेशन का कोई फॉर्मल ऑफिशियल तरीका अगर थियोरेटिकली दिया भी गया है तो उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। वैसे फेडरल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है, ऑन प्रेजेंस है उसकी, जहां एक विक्टिम की अगर डेथ होती है तो उसको 2.3 यानी 23 लाख रुपए का मुआवजा देना है। लेकिन इन प्रैक्टिकल क्या होता है कि सारी सेटलमेंट जो है वो ऑफिशियल तरीके से बाहर की जाती है, इससे कम होती है या इससे ज़्यादा होती है, और जब इल्ज़ाम ड्राइवर पे होता है तो ज़ाहिर है इंसेंटिव जो है कॉम्पनसेशन करने का वो रिड्यूस हो जाता है, जैसा इस केस में। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इस्लामाबाद टेरिटरी में, जिसको हम ICT कहते हैं, पहली ज़रूरत इस चीज़ की है कि यहाँ हुकूमत फौरी तौर पर प्राइवेट इंश्योरेंस जो गाड़ियों के लिए है उसे लाजुम व मलजूम करार दे दे, और प्रॉपर इंश्योरेंस, उस किस्म की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं जो बहुत सस्ती सी हम लोग यहाँ पे करा लेते हैं, बल्कि उस तरह की जिस तरह की बरतानिया में, यूरोप में और अमेरिका में है, कि एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होती है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज एक एक्सीडेंट के बाद फॉल्ट डिटर्मिनेशन करती हैं, और चूंकि 4, 5, 6 ही इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो इस बिजनेस में होती हैं, तो वो फॉल्ट डिटर्मिनेशन गलत इसलिए नहीं कर सकते कि उनको ही एक दूसरे को के लिए पैसे देने होते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज इस किस्म की हों, कोई गाड़ी बगैर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के ना चल सके, जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं वो भी बाकायदा उनको इंश्योर किया जाए, और उनकी जिम्मेदारी जो है वाइकैरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो गाड़ियों के मालिकान हैं वो उनकी जिम्मेदारी लेंगे। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जैसे ये लैंड क्रूजर्स हैं, जो भारी भरकम हैवी व्हीकल्स हैं, जिनकी हाई क्लियरेंस है, चूंकि हाई क्लियरेंस है और हैवी गाड़ियाँ हैं, जब ये छोटी गाड़ी को, स्टैंडर्ड गाड़ी को हिट करते हैं, जैसे सुजुकी मेहरान है, तो ये उसको बिल्कुल ये कचूमर उसका निकाल देते हैं, उसे पाश कर देते हैं। इस किस्म की गाड़ियों की इंश्योरेंस जो है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और इनके लाइसेंस भी नॉर्मल गाड़ी के लाइसेंस के नहीं होने चाहिए। जो ड्राइवर, खा वो मालिक हो या उसका ड्राइवर हो, जो लैंड क्रूजर्स इस किस्म की बड़ी गाड़ियाँ चलाए, पजेरोज, लैंड क्रूजर्स, हैवी व्हीकल चलाए, उसका लाइसेंस डिफरेंट किस्म का हो, उसको लाइसेंस का हसूल बहुत मुश्किल होना चाहिए। उसके पास पहले छोटी गाड़ी का लाइसेंस जो ड्राइविंग है, उसके पास कम से कम 5 बरस का एक स्टैंडर्ड स्मॉल साइज व्हीकल का उसके पास लाइसेंस हो, और वो ब्लेमलेस, क्लियर, क्लीन उसका अगर रिकॉर्ड हो, फिर उसको हैवी लाइसेंस के लिए दिया जाए, और हैवी लाइसेंस का एग्जाम जो है वो बाकायदा अलग तरीके से लिया जाए, और पुलिस उसमें पूरी जिम्मेदारी ले, और उसमें इंश्योरेंस कंपनीज को इन्वॉल्व किया जाए कि इस किस्म की गाड़ियों की इंश्योरेंस ज़्यादा हो, इस किस्म के जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मुश्किल कर दिया जाए, और वो बहुत ट्रेनिंग के बाद और बहुत महारत साबित करने के बाद इस किस्म का लाइसेंस जो है दिया जाए। और ये बड़ी हैवी इंश्योरेंस, जबकि अमीर तरीन लोग जो हैं, जो पॉलिटिकल कनेक्टेड हैं, जब ये बहुत हैवी इंश्योरेंस खरीदेंगे अपनी गाड़ियों की, फिर ये जिम्मेदार, ये जो इम्प्यूनिटी का मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है कि आपको एहसास ही नहीं है कि दूसरे पे क्या गुजरी आपकी हरकतों की वजह से, वो जब आपको उसकी फाइनेंशियल बाइट देनी पड़ेगी, आपकी जिम्मेदारी बनने लग जाएगी। उस जिम्मेदारी को इन्फोर्स करना, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत, जो एक बड़ी इगैलिटेरियन गवर्नमेंट है, ये इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये फौरी तौर पर इस्लामाबाद के अंदर, जिसे मैं कहता हूँ कि आप इसको मॉडल पुलिसिंग के तौर पर पूरे पाकिस्तान के सामने ये टेम्पलेट, ये मॉडल रखना है इस्लामाबाद पुलिसिंग का, वहाँ फौरी तौर पर जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का कानून यहाँ पर लेकर आए, ताकि हर बंदा, और बड़ी महंगी होगी वो, अगर नॉर्मल तौर पे आप सिर्फ गाड़ी की चोरी की जो इंश्योरेंस कराते हैं तो वो एक होंडा या टोयोटा की शायद 50-60 हज़ार रुपए की या लाख रुपए के करीब होती है। जब आप एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सीडेंट की लाइबिलिटी करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, और जब लोगों को कॉस्ट देनी पड़ेगी, 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 लाख की कॉस्ट हर साल देनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा देनी पड़ेगी, जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो फिर लोगों को एहसास भी ज़्यादा होगा कि मेरा ड्राइवर जो है वो गाड़ी किस तरह से चला रहा है, और उसके नतीजे में क्या नुकसान हो सकते हैं। मैं फिर कहूँगा, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट में किसी से भी गलती होती है, कई दफ़ा बहुत कम गलती जो है उससे भी बहुत बड़े एक्सीडेंट लोगों से हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं फिर ये दोबारा क्लियर कर दूँ कि ये बिल्कुल मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि गाड़ी कशमाला तारिक के साहिबजादे अजलान नहीं चला रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे वाक़े की जो ट्रेजिडी है
اور اس کی جو تلخی ہے اور اس کے اندر جو انسانی زندگی کا نقصان ہوا ہے وہ کم نہیں ہوتا. یہ ایشو بہت بڑا ہے. اس ایشو پہ میں نے جیسے آپ سے پرومس کیا میں اس پہ لکھوں گا گلوبل ویل اسپیس پہ. میں آپ سے وہ چیزیں شیئر کروں گا. اس میرے ٹویٹر اور فیس بک پہ دیکھتے رہیے. میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. ابھی مجھے اتنا ہی کہنا تھا. تھینک یو سو مچ.